हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग काफ़ी बढ़िया हैं और हमारी PW स्किल्स की इस C++ DSA सीरीज़ को काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं। आई एम संकेत सिंह और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बाइनरी सर्च की कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी बाइनरी सर्च के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स विजुलाइज करे हैं, साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करने वाले हैं और बाइनरी सर्च के ऊपर हम लोग 2 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होंगे और उसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पीक एलिमेंट्स जैसे क्वेश्चन की, यार अगर आपको किसी एरे में पीक एलिमेंट निकालना है जो कि एक अनसॉर्टेड टाइप की एरे है, तो आप पीक एलिमेंट कैसे निकाल सकते हो, ये चीज़ हमने देखी है। हमने देखा है कि हम लोग बाइनरी सर्च को 2D मैट्रिक्स पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी विजुलाइज कर ली हैं। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग, जैसा कि मैंने कहा, बाइनरी सर्च और आंसर को थोड़ा विजुलाइज करेंगे और 2 प्रॉब्लम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट। बट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक PW स्किल्स की वेबसाइट को चेकआउट नहीं करा है, डू मेक श्योर कि आप लोग PW स्किल्स की वेबसाइट को चेकआउट कर ले। हम लोगों ने इन सारे लेक्चर्स के लिए डेडिकेटेड नोट्स और असाइनमेंट्स फॉर फ्री ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं और इन सारे असाइनमेंट्स को और नोट्स को पढ़ सकते हैं, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग इन वीडियोस में कवर कर रहे हैं वो सारे कंक्रीटली आपके दिमाग में सेट हो जाए। दैट बीइंग सेड, स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम से और देखते हैं व्हाट द प्रॉब्लम हैज टू ऑफर। तो चलो यार, हम लोग अपनी पहली प्रॉब्लम को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। So what the first problem says is that you have n boxes of chocolate. आपके पास n boxes हैं चॉकलेट के, n की रेंज है 10⁵, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास मैक्सिमम 10⁵5 चॉकलेट्स आ सकती हैं, ठीक है। Each box contains a of I chocolates. हर बॉक्स के अंदर आपको a of I अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स है, तो हर बॉक्स आपके पास कुछ n बॉक्सेस आएंगे, हर बॉक्स के अंदर कितनी चॉकलेट्स हैं इसका डेटा आपके पास होगा। You need to distribute these boxes among m students such that maximum number of chocolates allocated to a student is minimum. अब आपको ये जो चॉकलेट्स है जो n बॉक्सेस में आपको आई हैं, ये आपको m स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है और आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं किसी भी स्टूडेंट को मिले वो मिनिमम हो। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखो, अगर आपके पास बहुत सारे बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट है और कुछ m स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट वेज हो सकते हैं ना, जिसमें आप इन चॉकलेट बॉक्सेस पे से जो चॉकलेट मिल रही है इनका डिस्ट्रीब्यूशन आप करो। तो बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। अब हमें वो वाला तरीका पिक करना है जिसमें जो मैक्सिमम चॉकलेट्स मिली है किसी भी स्टूडेंट को वो वैल्यू सबसे छोटी हो बाकी के सारे तरीकों के रिस्पेक्ट में। थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड कर सकता है, बट हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, सारी चीजों की क्लैरिटी आ जाएगी। तो कुछ पॉइंटर्स गिवन है। पहला है कि 1 बॉक्स विल बी एलोकेटेड टू एग्जैक्टली 1 स्टूडेंट। आप एक बॉक्स को एक ही बच्चे को दे सकते हो, तो एक बार एक बॉक्स किसी बच्चे को दे दिया, दैट्स इट, वो बॉक्स को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। ऑल द बॉक्सेस शुड बी एलोकेटेड, सारे बॉक्सेस आपको एलोकेट करने ही करने हैं। ईच स्टूडेंट हैज टू बी एलोकेटेड एटलीस्ट 1 बॉक्स, आपको हर बॉक्स कम से कम एक स्टूडेंट को तो एलोकेट करना ही करना है। अलॉटमेंट शुड बी इन कॉन्टिग्यूअस ऑर्डर। आप हमेशा जब एलोकेशन कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि पहला बॉक्स पहले बच्चे को दे दिया और फिर सीधा 7th बॉक्स पहले बच्चे को दे दिया, नहीं। अगर आप एलोकेशन कर रहे हो तो आप हमेशा कॉन्टिग्यूअस क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉक्सेस एक स्टूडेंट को दे सकते हो। आपको कैलकुलेट करना है और रिटर्न करनी है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो कि है मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स की, और हमें हमेशा अज्यूम करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा हो सकता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक चॉकलेट का बॉक्स एक स्टूडेंट को मिलेगा और हर स्टूडेंट को एटलीस्ट कोई ना कोई बॉक्स मिल ही रहा होगा, ये चीज फॉर श्योर है। तो चलो देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। 12, 34, 67, 90। 12, 34, 67, 90 और हमारे पास जो स्टूडेंट्स है वो है दो स्टूडेंट्स अवेलेबल। अब देखो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना। मान लो ये बॉक्स है B1,
B2, B3, B4। आपने यार जो स्टूडेंट S1 है और S2 है, आपने S1 को B1, B2 बॉक्स दे दिए और S2 को B3, B4 बॉक्स दे दिए, राइट? एक तरीका ये हो सकता है। इस तरीके में अगर B1, B2 बॉक्स S1 को दिए हैं तो टोटल 46 चॉकलेट्स आ गई है S1 के पास, और S2 के पास आ गई है, ये यहाँ पे हो गया 7 और 9 एंड 6 157। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम चॉकलेट्स किसी भी स्टूडेंट को मिल रही हैं वो है 157। ये एक तरीका हो गया। एक और तरीका हो सकता है क्या, आप यार S1 को ना 12 मतलब X1 को आप B1, B2, B3 ये तीनों बॉक्सेस S1 को ही एलोकेट कर दो और S2 को B4 एलोकेट कर दो। अगर आपने ऐसा करा तो S2 के पास 90 रही, S1 के पास 34 + 12 46, 46 और 67 को ऐड कर लेते हैं 113। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम चॉकलेट किसी भी स्टूडेंट को मिल रही है वो है 113। और भी तरीके हो सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है, आपने S1 को खाली B1 एलोकेट किया, S2 को B2, B3, B4, है ना? तो यहाँ पे चॉकलेट्स मिल गई इसको 12, यहाँ पे चॉकलेट्स मिल गई इसको 34 + 67 + 90, राइट? तो ऐड कर लेते हैं 34 और 67 की एडिशन तो हमारे पास ऑलरेडी है 157, तो 157 में हम लोग 34 ऐड कर लेते हैं, सॉरी 67 और 90 की ऑलरेडी है, सो ये हो गया 11, 9, 191, ठीक है? तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 191। तो तुम देख पा रहे हो बहुत सारे तरीके हैं ना बॉक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स बहुत सारे हैं, सारे स्टूडेंट को कोई ना कोई बॉक्सेस मिलना ही चाहिए, और एक बॉक्स हमेशा ऐसा होना चाहिए कि एक ही स्टूडेंट को मिल रहा है, और बॉक्सेस हमेशा कंटिन्यूअस ऑर्डर में ही मिलने चाहिए। तो क्रॉस सेक्शन तो ऐसे ही बनेंगे। अब बहुत सारे तरीके हैं जिससे तुम बॉक्सेस को एलोकेट कर सकते हो। मेरे को हर तरीके का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कि हर तरीके में किसी भी स्टूडेंट को मैक्सिमम कितनी चॉकलेट्स मिली है, और इन सारे तरीकों में से वो वाला तरीका, वो वाला वे पिक करके लाना है जिसमें ये जो मैक्सिमम चॉकलेट्स मिली है वो बाकी वेज के कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम है। तो यहाँ पे देखो 113 है, यहाँ 157, 191, तो ये 113 क्या है, इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूँ जितने भी पॉसिबल वेज है उसमें ये वाला जो तरीका है, दिस इज द वे जहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स किसी एक स्टूडेंट को मिली है वो मिनिमम है बाकी के वेज के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चॉकलेट्स 157 है, यहाँ पे मैक्सिमम चॉकलेट 191 है, बट यहाँ पे 113 है। ये चीज हमें फिगर आउट करके लानी है। अब सुनने में प्रॉब्लम ना थोड़ी सी ऐसे ओवरवेलमिंग लग सकती है, अरे ये क्या है, मतलब मैक्सिमम में से मिनिमम निकाल के लाना है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। मैं सबको ये रेकमेंड करूंगा आप बस खुद से ये 3 तरीके लिखो, और कोई तरीका तुम्हें लग रहा है तो खुद से सोचो कि क्या वो तरीका वैलिड है नहीं है, और ये बताओ कि यार हर तरीके में से कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको मैक्सिमम चॉकलेट मिली है। यहाँ S2 को मिली है, यहाँ S1 को मिली है, यहाँ S2 को मिली है। तो हर तरीके से में से जिस भी स्टूडेंट को जो भी मैक्सिमम चॉकलेट मिली है, मेरे को वो वाला तरीका एक्चुअली प्रिंट करना है जहां पे ये जो मैक्सिमम चॉकलेट है ना कम से कम मिली हो किसी को, मतलब वो वाला तरीका एक्चुअली हमारा आंसर होगा जहां पे किसी भी ऐसा ना हो कि किसी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा चॉकलेट मिल गई है बाकी स्टूडेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, राइट? तो अब सोचने की बात क्या है, किसी भी स्टूडेंट को कम से कम कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी? क्या मैं कह सकता हूं हर बॉक्स किसी ना किसी स्टूडेंट को तो एलोकेट होना ही होना है। तो जैसे अगर मैं ये एग्जांपल ले लूं, हर बॉक्स किसी ना किसी स्टूडेंट को एलोकेट होना ही होना है। तो ये बॉक्स भी किसी को एलोकेट होगा, ये भी किसी को एलोकेट होगा, ये भी किसी को एलोकेट होगा, ये भी किसी को एलोकेट होगा। यार क्या मैं कह सकता हूं कम से कम जो बॉक्स किसी को एलोकेट होगा, अगर मैं वो फिगर आउट करके ले आऊं कि यार कि कम से कम कितनी चॉकलेट्स किसी को मिल सकती है, कि भाई किसी को मिलेंगी तो इससे ज्यादा ही मिलेंगी, कभी इससे कम चॉकलेट्स तो शायद किसी के पास ना हो। और ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट्स कितनी किसी को मिल सकती है? तो ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट्स तो किस केस में मिलेगी कि मान लो एक ही स्टूडेंट है और सारे बॉक्सेस उसी को मिल जाए, तो सम ऑफ ऑल द बॉक्सेस, है ना? मैं ये कह सकता हूं ना कि सम ऑफ ऑल द बॉक्सेस होंगे कि यार एक ही स्टूडेंट को सारी की सारी आई वुड से चॉकलेट्स मिल गई हैं। अच्छा, कम से कम कितनी चॉकलेट्स मिल सकती हैं? मैं कहूंगा कि यार कम से कम भी किसी को चॉकलेट मिलेंगी, मान लो 12 और 34 था,
या मान लो सिर्फ एक ही वैल्यू है, तब तो फिर वही वैल्यू किसी को मिल जाएगी। मान लो 12 और 34 है, तो एक स्टूडेंट को 12, एक स्टूडेंट को 34, तो कम से कम 12 चॉकलेट तो मिलेंगी ही। तो जो भी मिनिमम वैल्यू है वो तो कम से कम किसी को एलोकेट हो ही रहा होगा, ये चीज आप कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब ये एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये एक्चुअली आपका सर्च स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार कम से कम किसी को चॉकलेट एलोकेट होंगी तो कितनी होंगी, ज्यादा से ज्यादा किसी को चॉकलेट एलोकेट होंगी तो कितनी होंगी। आपको ये फिगर आउट करना है कि यार अब इस रेंज में मेरा आंसर है, क्योंकि इस रेंज में ही कुछ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करती है, तो वो कौन सी मोस्ट ऑप्टिमल चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें जो मेरा मैक्सिमम चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन है सारे तरीकों में वो मिनिमम हो जाए। तो मैं कहता हूं मान लो यहां पे आप बाइनरी सर्च लगाने की कोशिश करो। क्यों? चलो देखते हैं। देखो मैं एक मिड वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज का सम ले लेते हैं। सो 12, 34, 67, 90, राइट, 7, 8, 9, 4, 13, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 6 is 203। ठीक है, देख लेते हैं 203 होगा। कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो गई तो अवॉइड करना, बट ओवरऑल यहाँ पे हम लोग फटाफट कीबोर्ड से कंफर्म कर भी लेते हैं, राइट। सो 12, 34, सॉरी 12, 34, 67, 90, 203 सही है। ठीक है, चलो अब मैं कहता हूं कि इसका मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 203 प्लस 12/2 करते हैं, ये हो गया 215, 107। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू आ गई 107। अब मैं पता है क्या ट्राई करने वाला हूं, मैं ये कहूंगा कि यार आप ये ट्राई करो कि किसी भी स्टूडेंट को ना एटमोस्ट 107 चॉकलेट्स मिले, और अब सारे के सारे चॉकलेट बॉक्सेस किसी स्टूडेंट को दे दो, मतलब हर बॉक्स किसी को एलोकेट हो, और हर स्टूडेंट के पास कम से कम एक बॉक्स तो हुई हो। ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर पाओ। चलो देखते हैं कि क्या मैं ज्यादा से ज्यादा 107 चॉकलेट्स में अपना काम कर पा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं 107 चॉकलेट्स में अपना काम कर पाया तो मैं 107 से ज्यादा में तो जरूर कर पाऊंगा, मुझे 107 से कम में करना होगा। चलो देखते हैं पहले। तो मान लो मेरे पास ये स्टूडेंट S1 है, मैं कह रहा हूं कि यार मैं कम से कम 107 चॉकलेट्स, सॉरी ज्यादा से ज्यादा 107 चॉकलेट्स एलोकेट करूंगा। तो जो भी टोटल बॉक्सेस तुम्हें मिलेंगे, अगर उसमें 107 से ज्यादा चॉकलेट्स हैं तो मैं लास्ट वाला बॉक्स नहीं दूंगा तुम्हें। चलो देखते हैं। मान लो पहले स्टूडेंट को आपने पहला बैक बॉक्स एलोकेट करा, इसको 12 चॉकलेट्स मिल गई। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा की लिमिट क्या है? 107। आपने नेक्स्ट बॉक्स भी S1 को एलोकेट कर दिया, टोटल चॉकलेट्स हो गए 46, ज्यादा से ज्यादा की लिमिट क्या है? 107। नेक्स्ट भी आपने S1 को एलोकेट करना चाहा, तो 46 और 67, ये आ गया 113। अब अगर आपने 67 भी S1 को एलोकेट कर दिया तो आपकी ये जो ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट वाली लिमिट है ये वायलेट कर जाएगी। इसका मतलब मैं खाली पहली दो आई वुड से चॉकलेट बॉक्सेस S1 को एलोकेट करूंगा, और यहां से अब S2 के लिए स्टार्ट करेंगे। तो अब S2 को 67 दे दिया, अगर S2 को आपने 90 देने की कोशिश करी, राइट, तो देखो 67, 90, 157। तो यहां पे आप 90 नहीं दे सकते S2 को, तो आपको एक और स्टूडेंट की जरूरत पड़ने वाली है S3, पर आपके पास स्टूडेंट है ही नहीं। तो आपके पास जितने स्टूडेंट है उतने में ही बॉक्सेस देने थे। अगर आपने ये वाला बॉक्स भी S2 को दे दिया तो आपकी लिमिट तो एक्सीड होगी। आपको लिमिट क्या रखनी कि ज्यादा से ज्यादा मैं 107 दे पाऊं तो बढ़िया है। तो अब ये 90 वाला बॉक्स किसको एलोकेट नहीं हुआ, इसका मतलब ये एक वैलिड तरीका नहीं है। अगर इसमें आप नहीं कर पाए, अगर आप 107 के डिस्ट्रीब्यूशन पे काम नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली 107 से कम में तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है ना। कि यार आप चाहो कि मैं कम से कम, मैं ज्यादा से ज्यादा 107 चॉकलेट ही दूं, सारे चॉकलेट बॉक्स एलोकेट हो जाए और हर स्टूडेंट को एक चॉकलेट बॉक्स मिले ही मिले, तो 107 के डिस्ट्रीब्यूशन पे तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर 107 पे नहीं कर पाए तो 107 से कम में भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपने हर स्टूडेंट को मिलने वाली चॉकलेट और कम कर दी है, तो आपके पास लास्ट में कुछ बॉक्सेस रह जाएंगे जो किसी और स्टूडेंट को नहीं मिले होंगे। तो मैं क्या कहूंगा, लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1। ठीक है, तो लो आ गया है 108 पे। चलो दोबारा कैलकुलेट करते हैं। 160 प्लस 203/2, 108 प्लस 203, 311/2,
155। अब मैं ट्राई करने वाला हूं कि क्या मैं 155 की अगर अपर लिमिट रखूं कि ज्यादा से ज्यादा 155 चॉकलेट्स मैं किसी को दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, तो क्या होगा, चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आप 12 भी S1 को एलोकेट कर दो, 34 भी S1 को एलोकेट कर दो, 67 भी S1 को एलोकेट कर दो, 113 चॉकलेट्स S1 को मिल जाएंगी। क्या आप 90 भी S1 को एलोकेट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि अपर लिमिट 155 की है। 133 प्लस 90 155 को एक्सीड कर जाएगा। मैं चाहता हूं कि एट मोस्ट 155 रहे, तो ये तीनों वैल्यूज S1 को एलोकेट कर दी, यहाँ ये वैल्यू S2 को एलोकेट कर दी, क्योंकि ऑलरेडी 90 लेस देन 155 है, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं ये कह सकता हूं कि यार अगर 155 में आप कर पा रहे हो, 155 का डिस्ट्रीब्यूशन सही लग रहा है, अब हो सकता है 155 ही मेरा आंसर हो, तो मैं स्टोर कर लूंगा कि यार कम से कम 155 का डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसा है कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब मेरा एजेंडा है कि मैं 155 से कुछ कम कर पाऊं, क्योंकि मेरे को मिनिमाइज करनी है वैल्यू, क्योंकि अगर 155 में कर पाए तो 155 से ज्यादा में भी कर ही पाएंगे, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1, हाई आ गया 154 पे। चलो अब दोबारा से मिड निकालते हैं। मिड आ गया 131, मिड आ गया 131। ठीक है, चलो अब मैं देखता हूं कि क्या 131 में एलोकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगेन ये तीनों दोबारा S1 को एलोकेट हो जाएंगे, 113 और 90 S2 को एलोकेट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारी सर्च स्पेस क्या बची है, 108। हम और कम करना चाहते हैं वैल्यू को, तो आ गया 130। अब 130 और 108 में मिड कैलकुलेट करते हैं, 238/2 119। हम 119 में कर सकते हैं, बिल्कुल कर पाओगे 119 में, ये 113 है, ये 90 है, 119 में भी कर सकते हैं। हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1 118। दोबारा मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, 226/2 130। अब हम लोग ट्राई करेंगे क्या 113 में कि ज्यादा से ज्यादा आप 113 चॉकलेट्स एलोकेट करो और आपका काम बन जाएगा। इसमें कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर पाओगे। 113 इसको मिली है, 90 इसको मिली है, तो ज्यादा से ज्यादा आपने किसी को दिया है तो 113 दिया है। तो लास्ट अभी 118 भी आपका पॉसिबल वैल्यू था, फिर अब 113 भी पॉसिबल वैल्यू है, बेटर आंसर है। हम मिनिमाइज करते हुए जा रहे हैं आंसर को, और हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1 करेंगे। ठीक है, तो अब 108 और 112 220/2 110। अब हम देखेंगे क्या 110 में एलोकेट कर सकते हैं। चलो 12 S1 को दे देंगे, 34 S1 को दे देंगे, 67 नहीं दे पाएंगे, तो 67 S2 को देंगे, 90 नहीं दे पाएंगे। तो अब 110 में तो आप कर ही नहीं पा रहे, अगर 110 में नहीं कर सकते तो 110 से कम में भी नहीं कर पाओगे, और आप आगे बढ़ जाओगे 112 से 110 के बीच, ये आ जाएगा 111। आप 111 में भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगेन ये दो S1 को एलोकेट होगा, 67 S2 को एलोकेट होगा, और ये 90 रह जाएगा, तो एक बॉक्स आपके पास रह जाएगा। सो ऑन एंड सो फोर्थ। फाइनली आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो है 113। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस रेंज में अपना मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। आपको देखना है कि अगर आपने ज्यादा से ज्यादा मिड पॉइंट जितनी चॉकलेट्स एलोकेट करी, तो क्या आप सारे चॉकलेट बॉक्स एग्जॉस्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, और हर स्टूडेंट को एक चॉकलेट बॉक्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये चीज अगर आप लोगों ने कर ली है तो आपकी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन काफी इजी हो जाएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी सोल्यूशन की, देखो पहले तो आप इस रेंज पे बाइनरी सर्च लगा रहे हो, तो अप्रोक्सीमेटली लॉग ऑफ समेशन ऑफ ए ऑफ आई, राइट, क्योंकि अपर लिमिट क्या है, समेशन ऑफ ए ऑफ आई है, लोअर लिमिट मिनिमम है, तो बड़ी वैल्यू समेशन ऑफ ए ऑफ आई, मतलब जितनी भी टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, तो लॉग ऑफ टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स पे तो आप बाइनरी सर्च लगा रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय ये जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स की एरे है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो, तो आप बस लीनियरली आइटरेट कर रहे हो। जैसे ही आपका सम ग्रेटर देन मिड हो जाता है, आप अगले स्टूडेंट को एलोकेट करने लगते हो, तो एन लॉग समेशन ऑफ ए ऑफ आई, इस कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा काम बन जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, अपना बाइनरी सर्च चलाना है, लोअर लिमिट सेट करेंगे, अपर लिमिट सेट करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे। अगर आप मिड जितने एटमोस्ट चॉकलेट सारे स्टूडेंट्स को एलोकेट कर पाते हो कि हर स्टूडेंट को चॉकलेट मिले और सारे बॉक्स भी एग्जॉस्ट हो जाए, तो आप आंसर में उसको स्टोर कर लोगे कि ये पोटेंशियल आंसर हो सकता है, और चलो और इसको मिनिमाइज करते हैं। अदरवाइज आंसर नहीं है तो इसको बस मैक्सिमाइज करेंगे, एंड दैट्स इट। इस तरीके से आप लोग इस चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अब हम लोग इसकी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हाउ कैन वी एक्चुअली कोड दिस सॉल्यूशन। तो चलो यार, अब हम लोग अपनी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन लिखूंगा, int
डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स, राइट। हमें इसमें इनपुट में क्या मिलेगा, हमें एक वेक्टर मिलेगा इंट ARR और S मिलेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ARR में नंबर ऑफ चॉकलेट्स आपको पता लग सकती है, सॉरी नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए ARR डॉट साइज, और हर बॉक्स में कितने चॉकलेट्स हैं वो आपको गिवन एरे में पता लग जाएंगे, ठीक है। चलो तो वेक्टर का भी इंपोर्ट ले लेते हैं। चलो ठीक है, अब हमारे पास जो ये गिवन वेक्टर है हम लोग मान के चलते हैं कि ये सॉर्टेड फॉर्म में गिवन होगी। अगर ये सॉर्टेड फॉर्म में नहीं भी गिवन है तो आप इसको ARR डॉट सॉर्ट लगा के सॉर्ट कर सकते हो। जो हमारा लो पॉइंट होगा वो होगा ARR ऑफ 0, क्योंकि हमें पता है कि कम से कम इतनी चॉकलेट्स तो किसी को मिलेंगी ही मिलेंगी। इंट हाई को कैलकुलेट करने के लिए हमें पूरी एरे का सम करना होगा, हाई प्लस इक्वल्स टू ARR एट। तो सारे एलिमेंट्स का जो सम है वो है मैक्सिमम चॉकलेट जो किसी भी केस में किसी को मिल सकती है। और अब यहाँ पे ही बाइनरी सर्च लगा दोगे, व्हाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई। एक आंसर स्टोर कर लेते हैं। हम लोग पहले मिड कैलकुलेट कर लेंगे, तो लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2। हम लोग चेक करेंगे, अब एरे का मिड तो नहीं है, अब हम लोग सीधा ही चेक करेंगे कि कैन डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स। तो हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे कैन डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स, और इस फंक्शन में हम लोग अपना एरे पास करेंगे, अपनी मिड वैल्यू पास करेंगे और अपने एस पास करेंगे कि क्या आप एट मोस्ट मिड नंबर ऑफ चॉकलेट्स एस स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हो तो आंसर इज इक्वल्स टू मिड, और आप इसको और रिड्यूस करने की कोशिश करोगे और छोटा करने की कोशिश करोगे, हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1 एल्स लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, ठीक है। और यहां से रिटर्न आंसर। चलो तो अब हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे बूल कैन डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपको std वेक्टर लिखने की वैसे जरूरत नहीं, सीधा आप वेक्टर लिख सकते हो। तो वेक्टर ऑफ इंट ARR इंट मिड इंट एस, ठीक है। हमें क्या इंश्योर करना है कि ज्यादा से ज्यादा आप मिड नंबर ऑफ चॉकलेट्स दो, कभी उससे ज्यादा मत दो। तो चलो देखते हैं कि हमें कितने स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। मैं कह सकता हूं एटलीस्ट एक स्टूडेंट तो रिक्वायर्ड होगा ही होगा हमेशा, ठीक है। और मैं एक करंट सम निकाल लेता हूं और मैं कहूंगा कि फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। मैं हर बारी जो भी चॉकलेट्स आ रही है उन चॉकलेट्स को एन यहाँ पे निकाल लेते हैं, ARR डॉट साइड है, तो जो भी चॉकलेट्स आ रही है उनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, या मैं कहूँगा एलोकेट कर दूंगा पहले स्टूडेंट को या जो भी करंट स्टूडेंट है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर जो करंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं वो हमारी लेट से मिड से बड़ी है, ठीक है, कि यार मेरे को जितनी एटमोस्ट चॉकलेट्स देनी थी करंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स तो उससे भी ज्यादा ही है। मान लो मैंने ये सोचा कि मैं मैक्सिमम 30 चॉकलेट्स दूंगा, बट करेंट एक बॉक्स में 90 चॉकलेट्स हैं, तो वो तो रिटर्न फॉल्स हो गया ना, ये तरीका तो कभी काम करेगा ही नहीं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो अभी तक की चॉकलेट्स एलोकेट हुई हैं, करंट सब जो करंट स्टूडेंट को अभी तक की चॉकलेट्स एलोकेट हुई हैं, उसमें अगर मैं ये नए बॉक्स की चॉकलेट्स को अगर ऐड कर दूंगा तो क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन मिड हो जाएगी। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन मिड हो गई, इसका मतलब जैसे ही मैंने करंट चॉकलेट बॉक्स के सारे चॉकलेट्स स्टूडेंट को एलोकेट करे, ये मिड की थ्रेशोल्ड से ऊपर चला जाएगा, तो अब हमें नए स्टूडेंट को स्टार्ट करना चाहिए। तो आई विल से स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड प्लस प्लस, एक नया स्टूडेंट हमें चाहिए, और उसके लिए उसको हम लोग ये बुक एलोकेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को आप ये बुक एलोकेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। चलो किसी भी पॉइंट पे अगर स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड जो है वो एस से ज्यादा हो गए तो रिटर्न फॉल्स, कि यार मतलब आपके पास है ही 2 स्टूडेंट्स और अब आपको इसमें जरूरत 3 की पड़ रही है, तो भी रिटर्न फॉल्स, ठीक है ना। अदरवाइज अगर करंट चॉकलेट्स को एलोकेट करने के लिए, अगर करंट चॉकलेट्स को एलोकेट करने के लिए आपको अगर करंट चॉकलेट एलोकेट करनी है करंट स्टूडेंट को
और उससे जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट की वो एक्सीड नहीं होती है, तो आप क्या करोगे, करंट सम प्लस इक्वल्स टू एरर टाइम, उसको चुपचाप ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एट लास्ट अगर आपने ऊपर किसी भी केस में फॉल्स रिटर्न नहीं करा, इसका मतलब हमने सही तरीके से सारा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, रिटर्न ट्रू, एंड दैट्स इट राइट। सो देख लेते हैं कहीं पे कुछ करली ब्रेस हम लोग मिस कर रहे हैं शायद, ठीक है। लो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक सेमी कॉलन मिसिंग है, दैट्स इट। चलो तो इनपुट लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए, अब हर बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स हैं उसका इनपुट आ गया, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, और उसके बाद हम लोग करेंगे सी आउट, डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स, गिवन एरे और एस के साथ, है ना। तो गिवन एरे है हमारी वी। चलो देखते हैं, ठीक है, सही लग रहा है, इसे रन करते हैं, इनपुट दोबारा देते हैं। 4 बॉक्सेस हैं, 12, 34, 67, 90 और 2 स्टूडेंट्स हैं, आंसर आ रहा है 113। सही लग रहा है ना। अगर हम चाहें तो एक और टेस्ट केस के लिए इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि हमारे पास लेट से 3 बॉक्सेस आ रहे हैं चॉकलेट्स के, 10, 20, 30, और लेट से हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 आंसर आ रहा है, सही आंसर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमने काफ़ी एफिशिएंटली इसे कोड कर लिया, इसे बंद कर देते हैं, काफ़ी एफिशिएंटली हमने इसे कोड कर लिया, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी आई वुड से ऑप्टिमाइज्ड है। एन लॉग ऑफ समेशन में हमने काम कर लिया, समेशन ऑफ ऑल ऑफ द एलिमेंट्स। और बाइनरी सर्च के ऊपर एक काफ़ी क्रूशियल प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि यहीं पे हम लोग एक्चुअली रियलाइज कर पा रहे हैं पावर ऑफ बाइनरी सर्च, कि कैसे आपने ये डिसाइड करा कि यार एक सर्च स्पेस है, इसमें ये वैल्यू अगर फिट बैठी तो मेरे को इससे कम देखने की जरूरत नहीं है, अगर ये वैल्यू फिट नहीं बैठी तो इससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, और उस तरीके से आपने इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई किया। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि डू ट्राई टू प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओन, राइट। मुझे तो काफ़ी पसंद है ये प्रॉब्लम। दैट बीइंग सेड, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हॉप ऑन करते हैं। वो भी प्रॉब्लम ऐसी ही एक सिमिलर प्रॉब्लम है, जहाँ पे हमें कुछ मिनिमम वैल्यू को मैक्सिमाइज करना होगा या मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमाइज करना होगा। सो लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम हैज टू ऑफर। तो चलो यार, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हॉप ऑन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या डिमांड कर रही है। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज दैट अ न्यू रेसिंग ट्रैक फॉर किड्स इज बीइंग बिल्ट इन न्यूयॉर्क। कि यार एक न्यू रेसिंग ट्रैक बनाया जा रहा है किड्स के लिए न्यूयॉर्क में, विद n स्टार्टिंग स्पॉट्स। तो आपके जो रेसिंग ट्रैक है, ऐसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन में अगर रेसिंग ट्रैक है तो उसमें n स्टार्टिंग स्पॉट्स है। द स्पॉट्स आर लोकेटेड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट दीज गिवन पोजिशंस। तो देखो, ऐसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स ऐसे तुम्हें गिवन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे के सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स आपको गिवन है। फॉर ईच आई एक्स एट i+1 इज ग्रेटर देन xi। और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। मतलब मान लो आप ऐसा है कि आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है 1 पे, एक है 3 पे, एक है 4 पे, एक है 9 पे। तो ये डेटा भी आपको ऐसे 1, 3, 4, 9 ऐसे गिवन होगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपको डेटा भी गिवन होगा। चलो, एट अ टाइम ओनली m चिल्ड्रन आर अलाउड टू एंटर द रेस। एक टाइम पे खाली m चिल्ड्रन एक साथ रेस में एंटर कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स जो m चिल्ड्रन होंगे वो गिवन नंबर ऑफ स्पॉट्स के बराबर होंगे, उससे कम ही होंगे, है ना। सिंस द रेस ट्रैक इज फॉर किड्स दे मे रन इनटू ईच अदर व्हाइल रनिंग। अब क्योंकि रेस ट्रैक बच्चों के लिए है तो वो एक दूसरे में से लड़ सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, है ना। टू प्रिवेंट दिस वी वांट टू चूज द स्टार्टिंग पॉइंट सच दैट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ देम इज एज लार्ज एज पॉसिबल। अब ये चीज अवॉइड करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं, हम उन स्टूडेंट्स को इस तरीके से अरेंज करना चाहते हैं कि जब तुम हर स्टूडेंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालो, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। मतलब बहुत सारे तरीके से स्टूडेंट्स को अरेंज किया जा सकता है, तो वो वाला तरीका हमारे लिए बेस्ट होगा जिसमें किसी भी स्टूडेंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है या
एग्जैक्टली जो भी तुम्हारा डिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल लिख देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये तुम्हें एक एग्जाम्पल गिवन है 1 to 489। ठीक है, मान लो आपको एक स्टार्टिंग स्पॉट है 1 पे, 2 पे, 4, 8, 9। ठीक है, 1, 2, 4, 8, 9 और हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। तो एक तरीका क्या हो सकता है, आपने S1, S2, S3 तीनों को ऐसे अरेंज कर दिया। तो अब हमें एग्जैक्टली क्या करना है, ये देखो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी ऑफ टू ऑफ देम इज एज बिग एज पॉसिबल। तो चलो यहां पे देखते हैं, S1 S2 के बीच में डिस्टेंस क्या है? S1 S2 के बीच में डिस्टेंस है 1, S2 S3 के बीच में डिस्टेंस क्या है 2। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में मिनिमम डिस्टेंस किसी भी दो स्टूडेंट्स के बीच में क्या हुआ? 1। तो ये एक पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगली पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आपने S1 यहां लगाया, S2 यहां लगाया, S3 यहां लगाया। तो अब यहां पे S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3। S2 S3 के बीच में डिस्टेंस कितना है? 4। तो किसी भी दो स्टूडेंट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है? एटलीस्ट हम कह सकते हैं 3 है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आंसर आ गया 3। एक और कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है S1, S2 और S3 यहां पे। तो यहां पे डिस्टेंस हो गया 5, यहां पे डिस्टेंस हो गया 3, राइट? तो इस केस में भी मिनिमम डिस्टेंस किसी भी दो स्टूडेंट्स के बीच में कितना है? 3 है। एक और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है? आपने S1 यहां रखा, S2 और S3 ऐसे कर दिया। तो S1 और S2 के बीच में तो डिस्टेंस 7 हो गया, यहां पे डिस्टेंस 1 हो गया। अब इस न्यू कॉन्फ़िगरेशन में मिनिमम डिस्टेंस किसी भी दो स्टूडेंट्स के बीच में कितना हो गया? 1 हो गया। ऐसी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं। आपको वो कॉन्फ़िगरेशन पिकअप करनी है, सारी कॉन्फ़िगरेशंस में से वो कॉन्फ़िगरेशन पिकअप करनी है जिसमें जो ये मिनिमम डिस्टेंस वाली वैल्यू है ना, ये सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम हो। तो आप देख सकते हो ये वाली जो दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इनमें से दोनों में से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हमारा आंसर बन सकती है। मतलब 3 हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस है किसी भी दो स्टूडेंट्स के बीच में वो ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल है। दैट्स वाई आप देख पा रहे हो कि आंसर है 3। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यार देखो, ब्रूट फोर्स तरीका तो ये होगा कि आपके पास गिवन स्टार्टिंग पॉइंट्स है, आप सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ट्राई कर लो। अब सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करना तो डेफिनेटली बहुत ही एक्सपेंसिव टास्क हो सकता है। थोड़ा स्मार्ट खेलने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपको सॉल्यूशन में ना ऐसा कुछ करना हो कि मिनिमम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमाइज द मिनिमम वैल्यू, ऐसा अगर आपको कुछ करना हो तो इस केसेस में बाइनरी सर्च बहुत इजीली लग जाता है। जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम में भी देखा था, बाइनरी सर्च डायरेक्टली लग गया था। तो एटलीस्ट एक थॉट बाइनरी सर्च के साथ तो देना ही चाहिए। तो अब देखो, यहां पे आपको आंसर क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस। तो आप मुझे एक बात बताओ, किसी भी दो स्टूडेंट्स के बीच में एटलीस्ट डिस्टेंस, क्या मैं कह सकता हूं कि किन्हीं भी दो स्टूडेंट्स के बीच में कम से कम 1 यूनिट का डिस्टेंस तो होगा ही। उस केस में जिस केस में दो स्टार्टिंग पॉइंट्स एक दूसरे के जस्ट अगल बगल है और उन पे दो स्टूडेंट्स को रख दिया गया है, तो मैं कह सकता हूं कि एक दो स्टूडेंट्स के बीच में कम से कम डिस्टेंस 1 यूनिट का होगा। ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कितना होगा कि आपने पहले स्टूडेंट को पहले पॉइंट पे रख दिया, सेकंड स्टूडेंट को लास्ट पॉइंट पे रख दिया और 2 ही स्टूडेंट थे। उससे ज्यादा डिस्टेंस कभी भी दो स्टूडेंट्स के बीच में नहीं हो सकता। तो मैं कह सकता हूं xn माइनस x1, कि आपके पास जो nth स्टार्टिंग पॉइंट था माइनस फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है दो स्टूडेंट्स के बीच में। और मेरा आंसर जो मेरा मैक्सिमाइज करना है जो मिनिमम डिस्टेंस, वो डिस्टेंस वैल्यू है, वो डिस्टेंस वैल्यू इसी रेंज के बीच में लाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मेरा डिस्टेंस लाई करेगा 1 से लेकर 9 - 1 8 तक के बीच में, है ना। xn माइनस x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। तो ये 1 से 8 के बीच में लाई करेगा। अब मैं जानता हूं कि मेरा जो भी आंसर है वो 1 से 8 के बीच में लाई करेगा। अब इसमें मैं बाइनरी सर्च लगाने की कोशिश करता हूं। मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट कैलकुलेट किया, 8 + 1/2 कितना हो गया? 4 हो गया। अब मैं पता है क्या ट्राई करूंगा? मैं ट्राई करूंगा कि क्या मैं जितने भी स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं उनमें ये चीज मेंटेन करके चलूं कि एटलीस्ट मिड डिस्टेंस हो सारे स्टूडेंट्स के बीच में। वी विल ट्राई टू मेंटेन एटलीस्ट मिड डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट के बीच में मैं मिड डिस्टेंस मेंटेन करके चलने की कोशिश करूंगा। अगर मैं एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बना पाता हूं जिसमें हर स्टूडेंट के बीच में एटलीस्ट कम से कम मिड यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, तो मैं डेफिनेटली उन सारे स्टूडेंट्स को मिड से कम में भी अलाइन कर सकता हूं, है ना। मान लो अगर मैंने ये मेंटेन कर लिया कि
हर स्टूडेंट के बीच में 4 यूनिट का गैप है और मैंने सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स पे स्टूडेंट्स को अलाइन कर लिया है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 4 यूनिट के गैप पे स्टूडेंट्स को अलाइन कर रहा हूँ तो 4 के कम के गैप पे भी कर ही पाऊंगा अगर स्टार्टिंग पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो। और मुझे ये जो मिनिमम डिस्टेंस हमने क्या मेंटेन किया, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में डिस्टेंस या तो 4 होगा या 4 से ज्यादा होगा, एटलीस्ट रखा है। तो अब मुझे मिनिमम डिस्टेंस क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है। तो अब मैं 4 या 4 से कम में तो कर ही सकता हूँ, 4 से बड़ी वैल्यू में ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या आप 4 यूनिट ऑफ डिस्टेंस में स्टूडेंट्स को अरेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते। सो 1 2 4 8 9, 1 2 4 8 9। देखो मैं कहूंगा कि पहले स्टूडेंट को तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे अरेंज कर ही दो ना, पहला स्टार्टिंग पॉइंट तो क्यों ही लूज करना है। S1 जो स्टूडेंट है आप उसको पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे अरेंज कर दो और नेक्स्ट स्टूडेंट से स्टार्ट करो। अब आप देखो, क्या आप S2 को, स्टूडेंट 2 को क्या आप यहां पे अरेंज कर सकते हो? तो आपको ये मेंटेन करने के चलना होगा कि आपने लास्ट स्टूडेंट कौन से स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लेस करा था। तो अभी के लिए जो मेरा लास्ट स्टूडेंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट 1 पे प्लेस हुआ था, मैं अभी करंट स्टूडेंट को स्टार्टिंग पॉइंट 2 पे प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूं। कितना डिस्टेंस हुआ दोनों के बीच में, 2 माइनस 1 1, और मिनिमम डिस्टेंस तो क्या रखना है 4, तो यहां पे S2 को नहीं रख सकते। नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे ट्राई करते हैं, क्या मैं S2 को यहां रख सकता हूं, ट्राई करते हैं। यहां पे S2 की पोजीशन है 4 और लास्ट जो स्टूडेंट प्लेस हुआ है S1 उसकी पोजीशन है 1, 4 माइनस 1 इज 3, और मुझे एटलीस्ट डिस्टेंस चाहिए 4, इसमें भी काम नहीं बनेगा। आगे चलते हैं, क्या मैं S2 को यहां प्लेस कर सकता हूं, 8 माइनस 1 इज 7, और मुझे डिस्टेंस चाहिए था एटलीस्ट 4, मुझे डिस्टेंस मिल रहा है 7, तो हाँ यार आप S2 को यहां प्लेस कर सकते हो। और अब लास्ट प्लेस स्टूडेंट हो गया है पोजीशन 8 पे। अब आपने S2 को लास्ट प्लेस स्टूडेंट जो है आपका, अब नेक्स्ट जो भी स्टूडेंट होगा ना उसको S2 के रिस्पेक्ट में प्लेस करना है। अब S1 का काम हो चुका है तो इसलिए हमने लास्ट प्लेस स्टूडेंट में 8 पुट कर दिया, ये है लास्ट स्टूडेंट की पोजीशन। अब S3 के लिए करना है, S3 क्या मैं S3 को यहां प्लेस कर सकता हूं, S3 की पोजीशन है 9, लास्ट प्लेस स्टूडेंट की पोजीशन है 8, 9 माइनस 8 इज 1, डिस्टेंस चाहिए एटलीस्ट 4, यहां नहीं कर सकते, और आपने सारे स्टार्टिंग पॉइंट एग्जॉस्ट कर लिया। अब सोचने की बात है, 4 यूनिट ऑफ डिस्टेंस में तो आप प्लेस नहीं कर पाए भाई। अगर 4 का डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पाए सारे स्टूडेंट्स के बीच में, तो 4 से ज्यादा का भी नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपको कम पड़ गए हैं स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप और ऐसे स्कैटर नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को, तो इसका मतलब अब आप 4 में नहीं कर पाए तो 4 से ज्यादा में भी नहीं कर पाओगे। हम करेंगे हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1। अब हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे कि यार इतने में नहीं हो पा रहा, इतना ज्यादा भी नहीं कर सकते, थोड़ा कम कर लेते हैं। चलो दोबारा मिड निकालते हैं, मिड आ गया 2। अब प्लेस करने की कोशिश करते हैं कि क्या 2 यूनिट, एटलीस्ट 2 यूनिट के डिस्टेंस में प्लेस कर सकते हैं नहीं कर सकते। चलो अब मैं दोबारा ये करूंगा, लास्ट प्लेस स्टूडेंट 1 कर दिया मैंने कि यार मतलब S1 को तो ARR ऑफ 0 या जो भी तुम्हारी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 0 है इस पे प्लेस कर दिया। S2 से स्टार्ट करते हैं, क्या मैं S2 को पोजीशन 0 पे रख सकता, पोजीशन 2 पे रख सकता हूं, नहीं, क्योंकि 2 माइनस 1 है 1, आपको एटलीस्ट डिस्टेंस चाहिए 2। क्या मैं उसको पॉइंट 4 पे रख सकता हूं, हाँ, 4 माइनस 1 हो गया 3, आपको एटलीस्ट डिस्टेंस चाहिए था 2, गुड जॉब। अब लास्ट प्लेस स्टूडेंट हो गया है पोजीशन 4 पे, S3 के लिए ट्राई करते हैं। S3 ऑफ कोर्स अगले पोजीशन से स्टार्ट होगा, तो S3 को क्या मैं 8 पे रख सकता हूं, जी हाँ, क्योंकि S3 की करंट पोजीशन है 8, लास्ट प्लेस स्टूडेंट की पोजीशन है 4, 4 माइनस 8 इज 4, एटलीस्ट डिस्टेंस चाहिए 2, ये एक पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन बन गया है। तो डेफिनेटली क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एटलीस्ट आंसर आ गया है कि यार आप 2 यूनिट का डिस्टेंस तो एटलीस्ट स्टूडेंट्स के बीच में मेंटेन कर सकते हो। अब आप 2 का कर पा रहे हो तो 2 से कम का भी कर पाओगे, क्योंकि देखो 1 यूनिट के डिस्टेंस में भी हो ही जाता ना काम। S1 S2 S3 ऐसे रख देते तो 1 यूनिट का डिस्टेंस रहता। तो मुझे क्या करना है, ये जो डिस्टेंस आया इसको ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल वैल्यू पे लेके जाना है। 2 एक पॉसिबल आंसर है, अब मुझे 2 से कुछ बड़ा चाहिए, लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, लो यहां आ गया। अब लो और हाई दोनों 3 पे है, मिड भी 3 आ जाएगा। चलो ट्राई करते हैं, अभी S3 को साइड रखते हैं। क्या मैं S2 को पोजीशन 2 पे प्लेस कर सकता हूं? अब मेरा लास्ट प्लेस स्टूडेंट अगेन S1 हो गया, क्या मैं S2 को पोजीशन 2 पे प्लेस कर सकता हूं? जी नहीं। क्या मैं S2 को पोजीशन 4 पे प्लेस कर सकता हूं? जी हाँ, 4 माइनस 1 इज 3, आपको एटलीस्ट डिस्टेंस 3 चाहिए। अब लास्ट प्लेस स्टूडेंट हो गया 4 पे, S3 को ले आओ। क्या S3 को 8 पे प्लेस कर सकता हूं? जी हाँ, क्यों? क्योंकि S3 की पोजीशन है 8, लास्ट प्लेस स्टूडेंट है पोजीशन 4 पे, 4 माइनस 8 इज 4, आपको डिस्टेंस चाहिए एटलीस्ट 3, तो ये भी सही है। तो आप 3 यूनिट के डिस्टेंस पे भी काम कर पा रहे हो, 3 इज अ बेटर आंसर देन 2, सो आंसर को अपडेट कर देंगे 3। और अब मुझे 3 से और बड़ी वैल्यू चाहिए, लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1।
अब देखो लो और हाई एक दूसरे को क्रॉस कर गए, मतलब मैंने पूरी की पूरी सर्च स्पेस को एग्जॉस्ट कर लिया है, और ये है मेरा आंसर। क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी? देखो पहले आप बाइनरी सर्च लगा रहे हो, बाइनरी सर्च लगा रहे हो 1 से लेकर xn माइनस x1 तक, तो ये हो गया log ऑफ xn माइनस x1। और स्टूडेंट प्लेस हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए आप ये सारे के सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स पे एक एक करके आइटरेट कर रहे हो। आप एक स्टूडेंट को प्लेस करते हो और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे प्लेस करने की कोशिश करते हो नेक्स्ट स्टूडेंट को, अगर वो नहीं हो पाता तो अगला पॉइंट देखते हो, अगर यहाँ पे हो जाता है तो इस स्टूडेंट को फिक्स करके फिर अगले स्टूडेंट को देखना शुरू करते हो। तो आप बस सारे पॉइंट्स के ऊपर एक एक करके आइटरेट कर रहे हो। कितने पॉइंट्स है आपके पास? n पॉइंट्स है, तो ये हो जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log ऑफ xn माइनस x1। और काफी इजी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो अब इसकी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन पे चलते हैं। कोडिंग इंप्लीमेंटेशन बहुत ही ज्यादा आसान होने वाली है और एक ही बार में हम लोग पूरा पूरा क्वेश्चन कोड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी हाउ कैन वी कोड दिस सॉल्यूशन। तो चलो यार, अब हम लोग अपने क्वेश्चन को कोड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे बूलियन कैन प्लेस स्टूडेंट्स। हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग स्टूडेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। एक वेक्टर ले लेते हैं हैश इंक्लूड वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे एक वेक्टर पास करेंगे वेक्टर ऑफ इंट पोजीशंस। ये सारे के सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स की पोजीशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने हमारे पास अवेलेबल है, और मिड कि एटलीस्ट मिड डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है। तो मैं कहूँगा इंट स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 1। यार एटलीस्ट एक स्टूडेंट को तो आप प्लेस कर ही पाओगे, ये तो पक्का ही है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, और मैं कहूँगा इंट लास्ट प्लेस्ड इज इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ 0। यार मुझे पता है कि पहले स्टूडेंट को तो मैं 0th पोजीशन पे ही प्लेस कर रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा पोजीशन 1 से। सो इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन पोजीशन डॉट साइज i प्लस प्लस। मैं ना करंट पोजीशन पे एक स्टूडेंट को प्लेस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि इफ पोजीशन एट i माइनस लास्ट प्लेस्ड, ठीक है, इसको प्लेस्ड कर देते हैं। अगर ये जो डिस्टेंस है ये कम से कम मिड है, कम से कम मिड मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू मिड है, तो इसका मतलब मैं यहां पे स्टूडेंट को प्लेस कर सकता हूं। तो मैं कहूंगा स्टूडेंट रिक्वायर्ड प्लस प्लस, मैंने एक और स्टूडेंट प्लेस कर दिया है, और अब क्योंकि लास्ट प्लेस स्टूडेंट ही हो गया तो इस लास्ट प्लेस की पोजीशन को हम अपडेट कर देंगे पोजीशन एट n। और एक बार ही चेक कर लेंगे कि यार अगर स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड s के बराबर हो गए, राइट, या मैं कहूँ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड जो है s के बराबर हो गए तो रिटर्न ट्रू। कि यार अगर आपने s स्टूडेंट्स प्लेस करने थे और सारे स्टूडेंट्स प्लेस कर दिए तो बढ़िया है, रिटर्न ट्रू। और अगर इस वैल्यू पे हम लोग प्लेस नहीं कर सकते हैं एल्स हम लोग क्या कर देंगे, टेक्निकली कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बस आगे बढ़ जाएंगे, है ना। एल्स में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऊपर वाले फॉर लूप में कभी रिटर्न ट्रू नहीं किए, मतलब आपके पास कोई ना कोई स्टूडेंट रह गया जिसको आप प्लेस नहीं कर पाए थे, हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं इंट रेस, अगेन एक वेक्टर देंगे इंट एंड पोजीशन इंट s, और बाइनरी सर्च शुरू करते हैं। लो इज इक्वल्स टू 1, हाई इज इक्वल्स टू पोजीशन एट n माइनस 1 माइनस पोजीशन एट 0, है ना। लास्ट और फर्स्ट वैल्यू n निकाल लेते हैं, इंट n इज इक्वल्स टू पोजीशन डॉट साइज, है ना। और इसमें बाइनरी सर्च लगाते हैं व्हाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई। मिड कैलकुलेट करते हैं, लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2, और चेक करेंगे कि यार इफ कैन प्लेस स्टूडेंट्स, यार इन पोजीशंस पे एस स्टूडेंट्स को एटलीस्ट मिड डिस्टेंस पे हम प्लेस कर सकते हैं, तो आंसर इज इक्वल्स टू मिड। और हम इस पोजीशन इस डिस्टेंस को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 एल्स हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1। यार अगर प्लेस नहीं कर पा रहे तो इस डिस्टेंस को घटाने की जरूरत है। आंसर की वैल्यू रख लेते हैं -1, एट लास्ट रिटर्न आंसर, ठीक है। चलो इनपुट ले लेते हैं, इंट n, नंबर ऑफ पोजीशंस आ गई हैं, एक वेक्टर बना लेते हैं इंट पोजीशन, हर पोजीशन की वैल्यू का इनपुट ले लेते हैं x में, और पोजीशन डॉट पुश बैक कर देंगे x को।
उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इनपुट ले लेते हैं और फिर हम लोग कॉल कर देंगे सी आउट रेस पोजीशन कॉमा एस। इससे पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करने पे क्या वैल्यू आ रही है। चलो रन करते हैं, ठीक है, इनपुट ले लेते हैं। चलो तो लेट्स से 5 पोजीशन है 1 2 4 8 9 और 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 3। सही लग रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई है सॉल्यूशन की, यहां पे लिख लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1, स्पेस कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log ऑफ xn माइनस x1 या xn माइनस 1 माइनस x0, जो भी तुम कहना चाहो। दैट्स इट। तो काफी ग्रेसफुली हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है एंड यू कैन सी कि बाइनरी सर्च की काफी कूल इंप्लीमेंटेशन हम लोगों ने करी है, राइट। तो इस लेक्चर में टेक्निकली हम लोगों ने 2 बहुत ही कूल प्रॉब्लम सॉल्व करी है। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इनकी एक वेरिएशंस होती हैं जो मैं आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग ट्राई करेंगे। एक प्रॉब्लम होती है एग्रेसिव काउस, वो एग्जैक्टली सेकंड प्रॉब्लम का रेप्लिका होती है। और एक प्रॉब्लम होती है बुक एलोकेशन, जो पहली प्रॉब्लम का एग्जैक्ट रेप्लिका होती है। तो उन प्रॉब्लम्स को भी आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको रियलाइज होगा सेम ही प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट 99%, राइट। तो आई होप कि ये बाइनरी सर्च और आंसर की ये जो दोनों प्रॉब्लम्स थी काफी कूल लगी होंगी। काफी बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, उसको हमने डिसाइफर करके बाइनरी सर्च में रिड्यूस करा। कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आप मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ मिनिमम या मिनिमाइजेशन ऑफ अ मैक्सिमम पूछा जा रहा है, तो आप वहां पे बाइनरी सर्च यूज कर सकते हो, एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग STLs के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि C++ में किस तरह के STLs एग्जिस्ट करते हैं। दैट बीइंग सेड, लेट्स जस्ट रैप दिस वीडियो हियर। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस में। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो डू ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन। और अगर बढ़िया लगी वीडियो सो डू शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेट ऑफ सेशंस। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय। आई एम संकेत सिंह साइनिंग ऑफ।